हाय। आप सभी का 4 PM नेटवर्क में स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ दिनों के लिए जरा भारत भ्रमण पे निकल गया था, ये जानने के लिए कि किस तरीके से सरकार बनने के बाद में इस देश के लोग सोच रहे हैं। तो मैंने बिहार और बंगाल का दौरा किया और इसी कारणवश मैं पिछले कुछ दिनों से आपके साथ में मैं जुड़ नहीं पाया। और आज मैं आपके पास में आया हूँ, सोलो मैं कर रहा हूँ क्योंकि जब मुझे समय मिला है तो संजय शर्मा जी जो हैं वो थोड़े व्यस्त हो गए हैं। कोई टॉपिक सोच के मैं आज बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने इस पिछले कुछ दिनों में जो देखा, सुना और महसूस किया, वो मैं आज आपके सामने वो समीक्षा, राजनीतिक समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं आपके सामने आज एक ऐसी बात रखना चाह रहा हूँ जिस पे बहुत कम डिबेट्स होती हैं या जिसके ऊपर में बहुत कम विश्लेषण होता है। लोग बोलते तो हैं पर विश्लेषण एग्जाम्पल देके नहीं किया जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बंगाल का दौरा करने के बाद में मुझे समझ में आया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार, ये जो प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट है, या प्रेजेंट गवर्नमेंट की तो देन नहीं है, पिछली जो गवर्नमेंट थी भाजपा की, उनकी जो देन थी, वो किस तरीके से संघीय ढांचे पे एक तरीके से कुठाराघात कर रही है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, चूंकि आप सभी ने पिछले 2 हफ्ते में देखा है कि इस देश में एक बहुत बड़े उद्योगपति के बेटे का विवाह हुआ और उसमें 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये सब जान के आप लोगों आप लोगों को काफी आश्चर्य हुआ होगा। पश्चिम बंगाल, जो कि बहुत ही घना आबादी वाला प्रदेश है भारत का और बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, 42 लोकसभा सीट्स यहाँ से आती हैं और 296 असेंबली सीट्स आती हैं। इस प्रदेश में मैंने देखा कि किस तरीके से संघीय ढांचे को एक तरीके से इम्पैक्ट पहुंचाया जा रहा है बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो कैसा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक तरफ हमने एक बच्चे की शादी में 5,500 करोड़ खर्च होते हुए देखे, वहीं पूरे पश्चिम बंगाल की आबादी करीबन 10.5 करोड़ के आसपास में है, उसमें 1.25 करोड़ बच्चे जो हैं वो नर्सरी से लेके 8वीं क्लास तक में पढ़ते हैं, जो मिड डे मील में आता है। ठीक है। और आप लोग को जान के बहुत दुख होगा कि पिछले 1 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पश्चिम बंगाल का मिड डे मील जो है वो बंद करके रखा है। जो फंड जो देते हैं, मिड डे मील का नाम चेंज हो गया, अभी शायद पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। पिछले 1 साल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो 60% आउटले, 60% जो देना चाहिए इस योजना के लिए, वो 60% उन्होंने रोक दिया है। और इसके कारण 1.25 करोड़ छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक जो पढ़ते हैं, वो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। मिड डे मील की शुरुआत क्यों की गई थी? क्योंकि पेरेंट्स को, जो बहुत गरीब घरों से आते हैं लोग, उनको ये एक आश्वासन दिया जाए कि आपके बच्चे के पेट में यदि पूरे दिन खाना नहीं भी गया है तो आप यदि उसको स्कूल भेजेंगे तो उसके पेट में अन्न का दाना जाएगा। इसी लालच में बहुत सारे गरीब लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और जैसा कि आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा गरीबी है। तो 1.25 करोड़ जो जनता है बच्चों की, जो नर्सरी से लेके 8वीं क्लास तक पढ़ती है, इनका 2,000 करोड़ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आउटले था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये बोल के बंद किया कि पश्चिम बंगाल के मिड डे मील में या पीएम पोषण योजना में करप्शन है और हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। अभी तक सीबीआई इंक्वायरी हुई है नहीं हुई है किसी को नहीं मालूम। सीबीआई इंक्वायरी में कुछ गलत निकला है नहीं निकला है वो किसी को नहीं मालूम। सेम अरविंद केजरीवाल और हमने जो झारखंड के हेमंत सोरेन जी के इसमें देखा था कि भाई हेमंत सोरेन जी को तो सिर्फ शक के ब्याह पे अंदर किया गया, बाद में हाईकोर्ट में बोल दिया सीबीआई ने कि करप्शन हो जाता यदि हम अरेस्ट नहीं करते, तो शक के ब्याह पे आपने चीफ मिनिस्टर को अंदर डाल दिया। ठीक है। वैसे ही मिड डे मील में हो रहा कि शक है कि यहाँ करप्शन किया गया है और वो शक अभी तक जो है किसी पुख्ता सबूतों में कन्वर्ट होके कोर्ट में केस नहीं गया है। परंतु पश्चिम बंगाल की सरकार को पनिश करने के लिए ये किसको टूल के रूप में, वेपन के रूप में यूज कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को।
जो मिड डे मील जो बंद किया गया है, ये इसके कारण किसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है? बच्चों के ऊपर में आ रहा है। अब ये मिड डे मील स्कीम जो है, जो मैंने पता किया लोगों से बात करके, अकेले कलकत्ता में, कोलकाता बोलते हैं, 1900 स्कूल हैं, 1900 स्कूल्स और मदरसे में चलने वाले स्कूल्स हैं जहां पे ये मिड डे मील चलती थी। अब ये सारे स्कूल्स में करीबन 40,000 के आसपास में तो बच्चे, मेरी जानकारी में है कि 40-50 हजार बच्चे ये इन स्कूलों में पढ़ते थे, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो बच्चे बड़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुए, और हो ये रहा है कि 40% जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उसको, उसमें पूरा नहीं रहा, मतलब वो सफिशिएंट नहीं है। तो मिड डे मील को 50 अलग अलग एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलकर चलाते थे, रन करते थे कोलकाता के अंदर में। इन्होंने बोला कि भाई हम अपनी जेब से पैसा डाल के कब तक इस मिशन को रन करेंगे। तो ममता बनर्जी सरकार का प्रेशर था कि नहीं आप रन कीजिए, चुनाव भी आने वाले थे लोकसभा के। तो सरकार ने अपनी तरफ से चावल जो है वो खरीदना चालू किया, क्योंकि खिचड़ी या चावल जो है वो मेनली मीनू में, हर बार मीनू में ये चावल इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो इन लोगों ने जब अपना ये किया कि भाई हम नहीं रन कर पा रहे हैं एनजीओज ने, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इतनी सपोर्ट किया कि भाई हम चावल, आपको जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हम आपको देंगे। अब आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो मिड डे मील जो है इसमें नर्सरी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे जो है, इनको एक बच्चे के ऊपर में इन एनजीओ को 5 रुपए 45 पैसे मिलते हैं, और स्टैंडर्ड 6 से 8 तक के बच्चों को 8 रुपए 17 पैसा मिलता है एक बच्चे पे इन एनजीओ को। और मील में क्या रखा गया? मंडे को मिलता है राइस, सब्जी, दाल और बॉइल्ड एग। अब आप बताइए, एक अंडे का ही दाम आज की डेट में कम से कम 5 रुपए चल रहा है, 60 रुपए दर्जन। ये लोग बल्क में लेते होंगे तो 4 रुपए 3.5 रुपए पड़ता होगा। तो किस तरीके से एनजीओ रन करेंगे इस मिड डे मील को? तो बच्चे बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं, संघीय ढांचे पे बहुत बुरी तरीके से इसका प्रभाव पड़ रहा है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये बाकी भी जो मुझे पता चला है कि जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है स्टेट में, जैसे तमिलनाडु हुआ और केरल, दूसरे जो स्टेट्स है, वहां पे इसका बहुत बुरा मतलब वहां पे भी इसका जो है मिड डे मील के ऊपर में असर पड़ रहा है, वहां पे भी जो है डिसरप्शन आ रहे हैं। ये इन सब के पीछे में पॉलिटिकल रीजन है। यदि आप देखेंगे तो सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस के कारण जो है मिड डे मील को डिसरप्ट किया जा रहा है, और छोटे छोटे बच्चों को टूल बनाया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक और खेद की बात कुछ और नहीं हो सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार में मैंने कुछ लोगों से बात किया, उन्होंने बोला कि हमारी सरकार का जो मेन एम है वो है ह्यूमन रिसोर्सेस को, यानी मानव, यानी इंसानों को कैसे डेवलप किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें तो हम डेवलप कर रहे हैं, पर हम इस चीज में विश्वास नहीं करते हैं कि एक ही सड़क को 5 बार तोड़ के बनाया जाए, सीमेंट किया जाए और फालतू के पैसे बर्बाद किए जाए, कॉन्क्रीटाइज किया जाए। हम लोगों को अपने डेवलप कर रहे हैं, हम हेल्थ में खर्चा कर रहे हैं, हम एजुकेशन में खर्चा कर रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि जो हमें सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना चाहिए था, वो पॉलिटिकल रीजन के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं दे रही है। यदि आप एक साइकोलॉजी में टर्म है मास्लो ऑफ प्रिंसिपल, आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि डेली जो बेसिक नीड्स जो इंसान की रहती है, एक बार जब वो बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है, तब वो दूसरी चीजों के बारे में सोचता है, धर्म, राजनीति और बाकी सारी चीजें। किंतु जब तक पेट भरा नहीं रहता है तो आदमी जो है वो पेट की भूख मिटाने के लिए जो है परेशान रहता है। और यदि किसी भी तरीके से उस इंसान को जो भूख से बिलख रहा है उसको विश्वास दिला दिया जाए कि आपकी भूखमरी का मेन जो कारण है वो राज्य सरकार है, ठीक है, करप्ट राज्य सरकार, करप्ट गवर्नमेंट, तो आप क्या करोगे? आप उस सरकार के प्रति आक्रोश पालोगे और उस सरकार को हटाने का प्रयास करोगे। तो जब हर तरीके के हथकंडे जो है बीजेपी ने अपना लिए और देखा कि वेस्ट बंगाल में वो अपना पांव नहीं पसार पा रही है, तो उन्होंने एक इस मिड डे मील को जो है एक यंत्र के रूप में यूज किया। ऐसे यहाँ के राज्य के जो तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां के भी लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यदि इस तरीके की घटना तमिलनाडु या और कोई जो शासित प्रदेश है, गैर भाजपा शासित प्रदेश है, यदि आप लोगों की जानकारी में आता है तो कृपया करके आप लोग 9860 317
209, ये मेरा नंबर है, इस पे मुझे फोन करके आप जानकारी दीजिए। हम आगे भी इस चीज पे बात करेंगे, क्योंकि देखिए राजनीति जो है, सिर्फ राजनीति पे विश्लेषण जो है वो सफिशिएंट नहीं है। लोगों की बेसिक कहाँ उनको उलझने हो रही है, कहाँ उनको परेशानी हो रही है, कहाँ उनको जो है गर्त में ढकेला जा रहा है। यदि ये आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग जो 4 PM को देखते हैं, मेरे प्यारे 4 PM के दर्शक, यदि उनके पास में ये नहीं पहुंचा तो हम राजनीति का सही आकलन नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या है। एक एश कन्फॉर्मिटी प्रिंसिपल भी एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसको सोलोमन एश, SOLOMONASCH आप डाल के देखिए, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है कन्फॉर्मिटी का। ठीक है, कन्फॉर्मिटी को हिंदी में अनुरूपता बोलते हैं शायद। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट ने यही बताया था कि कैसे जो है यदि बहुसंख्यक जनता जो है वो यदि एक झूठ पे विश्वास करने लगती है, एक झूठ को अपना लेती है, तो जो माइनॉरिटी में लोग हैं वो भी उस चीज पे विश्वास करने लगते हैं। यानी एक सोशल प्रेशर जो है, एक प्रेशर ग्रुप किस तरीके से कार्य करता है, जो हम हर बार बोलते हैं कि गोदी मीडिया क्यों झूठ चलाता रहता है, गोदी मीडिया सिर्फ क्यों मोदी गवर्नमेंट के पॉजिटिव चीजों को दिखाता रहता है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग पे एक असर डालना है कि जो भी हो रहा है सब चंगा सी, सब बढ़िया हो रहा है। इस तरीके की बात जो मैंने आज आपको बताया कि 2000 करोड़ पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के रोक के छोटे छोटे बच्चों पे किस तरीके से एक तरीके से प्रहार किया जा रहा है, उनके पेट के ऊपर, उनके भूख के ऊपर, और बच्चों की भूख को सियासत में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस तरीके की न्यूज क्यों नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया रन कर रहा है, ये आप यदि एक बार सोलोमन एश का वो कन्फॉर्मिटी प्रिंसिपल खुद पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे प्यारे 4 PM दर्शकों, ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा, कोई मीडिया में आपको इस तरीके की बातें नहीं मिलेंगी। यूट्यूब पे चलने वाले चैनल जो हैं वो इस तरीके के प्रिंसिपल, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, इसकी बात नहीं। तो मैंने ये वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल आपको क्यों दिया? मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको पता चले कि इस देश में क्या हो रहा है। जो गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है वही एक में सच्चाई नहीं है। ठीक है, हमको जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ की न्यूज नहीं दी जाएगी तब तक हम जो है एक रैशनलाइज थॉट जो है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सरकार चाहे मोदी जी की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, या किसी की भी रहे, हमको गलत और सही दोनों का बैलेंस दिखाना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के जो बच्चे जो PM पोषण योजना के अंतर्गत हैं, इनका एग्जाम्पल देके मैंने आप लोगों को बताया। अब आते हैं दूसरा राज्य जो मैंने भ्रमण किया, बिहार। बिहार में देखिए ये हुआ कि अग्निवीर योजना को लेके बहुत ज्यादा नाराजगी है, और मैंने वहां बहुत सारे बच्चों से बात किया और बड़ी मायूसी छाई है उन लोगों के अंदर में। उनका कहना है कि जैसे मैं मेरे गांव का एग्जांपल लेता हूं, गंगा के किनारे बहुत दूर है मेन एरिया से, पर उस गांव के हर घर में कम से कम 1 या 2 बच्चा जो है वो या तो आर्मी में है, या नेवी में है, या एयरफोर्स में है, CRPF में, BSF में। अब वो बच्चे जो हैं, जो आर्मी के सपने देखते थे एयरफोर्स में जाने के, वो बच्चे बहुत बुरी तरीके से जो है उनके साइकोलॉजी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सरकार बातों को सुन क्यों नहीं रही है। जो चीजें इस देश की युवा पीढ़ी को या बच्चों को, जैसे मिड डे मील का मैंने आपको बताया, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, ऐसी चीजों को भी यदि सरकार नहीं सुन रही है, इसका मतलब है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनता जो है वो क्या सोच रही है, और जनता जो है किस तरीके से सोच के वोट दे रही है। हो सकता है वोटिंग पैटर्न जो है, इन्होंने समझ लिया है कि वोटिंग पैटर्न में जिस वर्ग को हम उपेक्षा कर रहे हैं, जिसको हम पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, यदि वो हमारी तरफ नहीं भी आया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? अगेन यहाँ पे समाज शास्त्र का जो है वो एक बहुत बड़ा सिद्धांत जो है वो आता है, इट इज कॉल्ड रिवाइवलिस्ट प्रिंसिपल। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये हिंदू धर्म का जो अफीम है, जो चरस है, जो स्मैक है, जो हीरोइन है, जो पिला पिला के जो है लोगों को जो है धर्म का, सिर्फ हिंदू धर्म नहीं हर धर्म में है कि धर्म की अफीम जो है, धर्म का नशा जो है, धर्म का धतूरा जो है, ये जो धार्मिक गुरु लोग पहले दिया करते थे, अब वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक पार्टी जो है
एक राजनीतिक वर्ग जो है वो हम सभी को दे रहा है। तो ये जो, और ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो प्रतिबिंब है, जो उनके सिंबल्स हैं, उनको रिवाइव किया जा रहा है। इस बार मैं बिहार गया, काफी समय बाद गया, मैं देख के दंग रह गया कि हर 2 किलोमीटर पे मुझे एक मंदिर नजर आ रहा है। मुझे ये पता चल रहा है कि हर 2 महीने बाद कोई महाराज आके यहाँ सत्संग ले रहे हैं और 80-80, 50-50 हजार की जनता जो है वो जुट रही है, देख रही है। तो ये पहले नहीं था, ये सडनली पिछले 8-10 साल के अंदर में ये डेवलपमेंट हुआ है। ये इस तरह, मतलब ये डेवलपमेंट भी नहीं बोलेंगे, बुरा डेवलपमेंट है कि लोगों के पास में इतना खाली समय है कि वो जाके बैठ रहे सत्संग में। हर महीने कोई ना कोई बाबा आके कुछ प्रवचन दे रहे हो, वहां जाके बैठ रहे, और कोई सिक्योरिटी किसी चीज का इंतजाम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, ये जो मैंने रिवाइवलिस्ट बोला, आप ये रिवाइव किया जा रहा है एक सर्टेन जो हिंदू धर्म को जो सिंबलाइज करता है उसी तरीके के प्रतीकों को। ठीक है, हिंदू धर्म में बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स है। नॉर्थ ईस्ट में जो हिंदू धर्म फॉलो करते हैं लोग, वो अलग तरीके से करते हैं। साउथ में जो करते हैं वो अलग करते हैं। कोस्टल एरिया में अलग तरीके से फॉलो किया जाता है, आपके उत्तर में अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। परंतु आप एक आरएसएस द्वारा प्रायोजित या भाजपा द्वारा प्रायोजित या उनके द्वारा जो बनाया गया एक रूपरेखा है, उस धर्म को यदि आप आयात करके अपने ऊपर में यदि लादते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से आप उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, जिस भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना चाहिए। और यही चीज जो है, यही बिहार में लोगों ने बताया कि भाई जो 40 में से 30 सीटें जो मिली एनडीए अलायंस को, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि लोगों को जो है वो धर्म के मोह पाश में ऐसा बांध दिया गया है कि वो उसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। किंतु जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा नाराज है और बहुत ज्यादा जो है वो आक्रोश में है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसका भविष्य क्या है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक एनडीए गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में चेंजेस नहीं लाएगी, जब तक वो संघीय ढांचे का रेस्पेक्ट नहीं करेगी, जब तक वो पश्चिम बंगाल या गैर भाजपा जहां पे सरकारें हैं उन स्टेट्स को रेस्पेक्ट नहीं करेगी, उनके लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करेगी। देखिए देश का क्या सिद्धांत है, भारत क्या है? भारत कोई जमीन का टुकड़ा तो है नहीं, कोई पर्वत पहाड़ तो है नहीं। भारत मैं और आप है। तो यदि मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं या मैं तमिलनाडु में रहता हूं या मैं केरला में रहता हूं, मैं कोई ऐसे राज्य में रहता हूं जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, या पंजाब में रहता हूं, तो क्या मेरे अधिकार जो हैं वो किसी भी तरीके से गुजरात या उत्तर प्रदेश या राजस्थान के लोगों से कम हो जाएंगे या मध्य प्रदेश के लोगों से कम हो जाएंगे? ये सोचने की जरूरत है। लोगों, एक राज्य के लोग और दूसरे राज्य के लोगों के बीच में आप क्यों एक तरीके विषमता पैदा कर रहे हो, एक विरोधाभास क्यों पैदा कर रहे हो? ये विरोधाभास दूर करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में वो आपके सामने मैं रखूं। सोलो मैंने आज तक कभी किया नहीं है, तो मुझे माफ कीजिएगा यदि मैं आप लोगों को बांध नहीं पाया या आप लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं बोल नहीं पाया। किंतु जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और भी चीज नेक्स्ट एपिसोड में जो भी संजय जी के साथ में करूंगा, वो मेरा फोटे जो है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स उससे रिलेटेड रहेगा। बजट के ऊपर में मैं आपको बताऊंगा कि बजट की समीक्षा कैसे की जाती है, और इजीली ऐसी चीजें जो मतलब ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स में और इन सब में बोलते हैं वैसे नहीं, आप इजीली क्या 4-5 चीजें आपको देखनी है। आपको पूरा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ये नहीं, 5-6 चीजें बस देखिए और उसके हिसाब से आप बजट का समीक्षा जो है आप खुद कर सकते हैं। ये नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। और 4 PM के माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अग्निवीर योजना के ऊपर में विचार करें, क्योंकि ये मानसिक रूप से बहुत सारे युवा पीढ़ी को मनोरोगी बना रही है, मनोरोगी बना रही है। आप भले किसी भी तरीके से देखिए, बजट हमारा जो इंटरिम बजट जो पेश हुआ था वो 46.5 या 47.5 लाख करोड़ का था, जो फरवरी में निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। उसमें सिर्फ 6.25 या 6.5 लाख करोड़ के आसपास ही डिफेंस बजट है। तो ये कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा। वहीं जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 10.5 लाख करोड़ है, जो हम खा पी के पचा गए हैं। 47 लाख करोड़ के बजट में यदि 10.5 लाख यानी 25% आप खर्चा कर रहे हो सिर्फ इसके ऊपर में, इंटरेस्ट पेमेंट में,
तो आप डिफेंस, जो कि दोनों तरफ से आप दुश्मन देशों से घिरे हो, क्यों नहीं आप अपने डिफेंस बजट आप क्यों नहीं आपको बढ़ाना चाहिए? ये केंद्र सरकार को सोचने की जरूरत है। और ये अग्निवीर जैसी जो घटिया स्कीम है, इसको जल्द से जल्द रिपील करने की जरूरत है, क्योंकि ये युवा पीढ़ी का बहुत बुरी तरीके से जो है उनके आत्मविश्वास को तोड़ रहा है। सेना सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा के लिए नहीं जाते, ये एक ऐसे प्रोफेशन भी है, ये एक लोगों के रोजगार का माध्यम भी है। तो आप लोगों के पेट पे लात मत मारिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है, जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, यदि आपको इनके साथ लड़ना है तो आप राजनीतिक रूप से लड़िए, बच्चों को टूल मत बनाइए। आप पीएम पोषण जैसी योजना को तो एटलीस्ट आप शुरू कीजिए, ताकि उसके जो फंड रोके उसको छोड़िए। जो सीबीआई इंक्वायरी करना, आप इंक्वायरी करवाते रहिए, किंतु आप इंक्वायरी के नाम पे असीमित समय तक जो है फंड्स को रोक के रखना जो है, उसका इम्पैक्ट छोटे छोटे बच्चों पे आ रहा है जो नर्सरी में और प्राइमरी में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी को इस चीज के ऊपर में सोचना चाहिए। ये आत्मीयता, मानवता भी कोई चीज होती है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि काम करना चाहिए किसी भी सरकार को। जय हिंद और धन्यवाद। होप आप लोग को आज का एपिसोड ठीक लगा। बाय।